सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वाधीनता के लिए भारत के अविस्मरणीय संघर्ष में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की वीर गाथा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। स्वाधीनता सेनानी हजारा सिंह का देश को आजादी दिलाने में अनुकरणीय योगदान है। आइए उनके योगदान को सुनते हैं। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी। हजारा सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के झांगिलाना गांव के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। जब आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो हजारा सिंह भी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वे तीसरी गुरिल्ला रेजिमेंट में हवलदार रहे। हजारा सिंह ने बर्मा युद्ध में भाग लिया, जहां उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। देश स्वाधीनता आंदोलन में हजारा सिंह जैसे बहादुर जवानों की निस्वार्थ सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। और अब बात मैसूर रियासत की। 25 अक्टूबर 1947 को ही मैसूर रियासत को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहला मुख्यमंत्री मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मैसूर में महाराजा का शासन रहा, जिसके खिलाफ वहां राजनीतिक संघर्ष जारी था। राजशाही समाप्त करने के लिए मैसूर चलो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा मैसूर इलाका जैसे उमड़ पड़ा। कांग्रेस की अपील पर स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ ही स्वयंसेवक भी मैसूर चलो आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन ने महाराजा को सत्ता छोड़ने और रियासत में लोकतांत्रिक एवं जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए विवश कर दिया। 4 सितंबर 1947 को शहर में बड़ी जनसभा हुई और शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से यहाँ स्कूल का एक विद्यार्थी मारा गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। बाद में जनभावना के सामने मैसूर के तत्कालीन महाराजा जयचामराजा वडेयर को झुकना पड़ा और उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली। इसके साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के फैसले की घोषणा कर दी। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1947 को मैसूर भारतीय संघ में शामिल हो गया। महाराजा के सिंहासन छोड़ने के बाद 25 अक्टूबर 1947 को केसी रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत केसी रेड्डी मैसूर चलो आंदोलन के अग्रणी नेता रहे और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो 1947 से 1952 तक इस पद पर रहे। आइए अब नजर डालते हैं महाराजा हरि सिंह की वीर गाथा पर। 26 अक्टूबर के दिन सन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे स्वीकृति दी थी और उसी दिन तड़के भारतीय सेना की प्रथम सिख बटालियन हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले का प्रतिरोध किया। जम्मू कश्मीर की रियासत अमृतसर की संधि के अंतर्गत 1846 में ब्रिटिश शासन में शामिल की गई थी। कबायलियों ने महाराजा की सेना के मामूली प्रतिरोध के बाद उड़ी और बारामूला पर कब्जा कर लिया और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही श्रीनगर पर भी कबायलियों का कब्जा हो जाएगा। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को रोकने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी,
लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली भारत की रक्षा समिति ने 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा के इस आग्रह पर विचार किया। समिति का निष्कर्ष था कि कश्मीर सरकार के पहले आग्रह के अनुसार हथियार और गोला बारूद भेजना तुरंत आवश्यक था, ताकि श्रीनगर में स्थानीय लोग हमलावरों से बचाव करने में समर्थ हो सकें। रक्षा समिति ने तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन को उसी दिन मौके पर अध्ययन के लिए भेजा। वे अगले दिन नई दिल्ली लौट आए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमलावरों से कश्मीर को बचाने के लिए सेना को कश्मीर भेजना पहली आवश्यकता है। आखिरकार महाराजा ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। महान स्वाधीनता सेनानी और प्रतिष्ठित पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का योगदान देश कभी नहीं भुला सकता। उनका जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अतरसोया गांव में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। विद्यार्थी ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कायस्थ पाठशाला कॉलेज में नामांकन कराया, लेकिन आजीविका कमाने में परिवार की सहायता करने के कारण वो स्नातक पूरी नहीं कर सके। बाद में वे कर्म योगी में लिखने लगे, जिसे क्रांतिकारी गदर आंदोलन के नेता पंडित सुंदरलाल निकाल रहे थे। 23 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी ने प्रकाशन छोड़ दिया और कानपुर चले गए। वहां उन्होंने 1920 में अपना साप्ताहिक पत्र प्रताप शुरू कर दिया। उसी वर्ष उन्हें रायबरेली के किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्होंने न केवल स्वाधीनता संघर्ष के बारे में खूब लिखा, बल्कि समाज में बराबरी के बारे में भी लेख लिखे। अपने तेवर के चलते प्रताप जल्द ही स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया। विद्यार्थी ने जनता में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी पत्रकारिता का बखूबी उपयोग किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदुस्तान बिरादरी नामक संगठन बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस संगठन ने सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए तमाम त्योहारों पर संयुक्त समारोह आयोजित किए। गणेश शंकर विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावशाली नेता के रूप में भी उभरे। विद्यार्थी जी ने 1917-18 में होम रूल लीग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और कानपुर के कपड़ा मिलों के कामगारों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने खुले दिल से भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन किया। भगत सिंह ने भी प्रताप में काम किया था। वहाँ वे बलवंत सिंह के नाम से लेख भी लिखते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तुरंत बाद कानपुर में दंगे हो गए थे। कानपुर के शेर के रूप में मशहूर विद्यार्थी ने दंगे रोकने और शांति कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से तीनों क्रांतिकारियों के फांसी के 3 दिन बाद 25 मार्च 1931 को दंगों में विद्यार्थी की भी हत्या कर दी गई। विद्यार्थी को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, In pursuance of his dream of a strong and united India, he sacrificed his life for peace and non-violence like a true disciple of Mahatma Gandhi. विद्यार्थी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि उनका रक्त ऐसा सीमेंट है जो अंततः दोनों समुदायों को एकजुट करेगा। जाने माने इस पत्रकार की स्मृति में भारत सरकार ने 1989 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार की शुरुआत की। और अब बात महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और पत्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय की। उनका जन्म 11 फरवरी 1861 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के खानान गांव में हुआ था। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद उनके सहपाठी थे। ब्रह्म बांधव युद्ध कला सीखने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए ग्वालियर राज की सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने 2 बार कोशिश भी की, लेकिन महाराजा की नीतियों के कारण हताश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। वे पहले से ही ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। अपने बहुत से समकालीन लोगों की तरह ब्रह्म बांधव भी राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के साथ आध्यात्मिक शांति भी चाहते थे। वे 1888 में ब्रह्म मिशनरी के रूप में सिंध गए। उनकी जीवनी में लेखक जूलियस लिपनर ने लिखा है कि ब्रह्म बांधव ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी पहचान 19वीं सदी की पहली छमाई में उभरने लगी। ब्रह्म बांधव रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के मित्र थे। लिपनर के अनुसार विवेकानंद ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, ब्रह्म बांधव ने इस ज्वाला को और तेज किया, उसकी रक्षा की और बलिदान दिया।
ब्रह्म बांधव ने बंगाली अखबार संध्या का संपादन किया और अंतिम सांस तक इसके संपादक रहे। उन्होंने संध्या और बंगला साप्ताहिक युगांतर के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और यूरोपीय सांस्कृतिक आधिपत्य के खिलाफ सोफिया में अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे। 10 सितंबर 1907 को ब्रह्म बांधव को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बांधव ने अदालत में अपने बचाव से मना कर दिया। इसके बाद 23 सितंबर 1907 को बैरिस्टर चितरंजन दास के माध्यम से अदालत में उनका बयान जमा कराया गया। बयान में ब्रह्म बांधव ने कहा कि वे संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की सभी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म बांधव ने ये भी कहा कि 13 अगस्त 1907 को अखबार में प्रकाशित लेख उन्होंने ही लिखे थे। उन्हीं में से कुछ लेखों को उत्तेजक मानते हुए ब्रह्म बांधव के खिलाफ मुकदमे का आधार बनाया गया था। ब्रह्म बांधव ने मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें विश्वास था कि स्वराज के ईश्वर नियुक्त मिशन का हिस्सा बनने के कारण उन्हें किसी भी तरह से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के दौरान ब्रह्म बांधव के पेट में दर्द हुआ और उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ और 27 अक्टूबर 1907 को उनका निधन हो गया। महज 46 वर्ष के जीवन में ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में सच्चे मन से भाग लिया। और आइए अब क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जतींद्र नाथ दास के पराक्रम को याद करते हैं। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के धर्म योद्धा के रूप में जतिन ने कैदियों के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के दौरान जतिन को तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को जतिन ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का युवा दधीची कहा था। आइए नजर डालते हैं क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर निवेदिता के योगदान पर। भारत मातार पूजा वेदी तले फुटेছে যে ক্ষত দল নিবেদিতা নামে এ জগৎ জানে ভারত ভূতল হিমাচল। आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 में जन्मी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के दादा जॉन नोबेल, पिता सैमुअल रिचमंड और उनके नाना हैमिल्टन आयरिश स्वाधीनता संघर्ष के अग्रणी सेनानी रहे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया। 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। विवेकानंद से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुंची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गईं, बल्कि भारतीयता की प्रतिमूर्ति बन गईं। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ होता है प्रभु के लिए समर्पित। मई से अक्टूबर 1898 के दौरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियां देखी तो इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना भारत की मुक्ति नहीं है। दरअसल अंग्रेज सरकार ने मठ और संस्कृत कॉलेज के लिए विवेकानंद को जमीन सौंपने की अनुमति कश्मीर के महाराजा को नहीं दी।
मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता ने नौजवानों का समूह बनाया और राहत कार्यों में जुट गईं। जून 1899 के मध्य में निवेदिता इंग्लैंड पहुंची। बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमेरिका गईं। इस दौरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंद्र पाल से हुई। इंग्लैंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ, लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिया। 1902 में भारत लौटने के बाद चेन्नई में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके भाषण को खूब सराहा गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। कलकत्ता में निवेदिता गर्ल्स स्कूल को वे स्वयं संचालित करती थी, जो देश भर के राष्ट्रवादी संस्थानों के लिए शानदार उदाहरण रहा। सिस्टर निवेदिता ने स्कूल के लिए सरकारी सहायता लेने से मना कर दिया था। उन्होंने स्कूल में दैनिक समाचार पत्रों में वंदे मातरम ऐसे समय शुरू कराया जब सार्वजनिक रूप से देशभक्ति के गीत गाना अपराध था। उन्होंने स्कूल में स्वदेशी और चरखे की शुरुआत भी कराई। 1902 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बाधा डालने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया तो सिस्टर निवेदिता ने इसके विरोध में लिखा। इस दौरान उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में व्याख्यान देने के लिए देशव्यापी यात्रा की। उन्होंने युवाओं से देश हित के लिए निस्वार्थ सेवा करने की अपील की। 1906 से 1907 तक वो पत्रकारिता में व्यस्त रहीं। प्रबुद्ध भारत में संपादकीय लिखने के अलावा उन्होंने संध्या, द डॉन और न्यू इंडिया जैसे प्रकाशनों में भी योगदान दिया। सिस्टर निवेदिता ने भारत के बाहर क्रांतिकारी पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था की और उनके भारत में वितरण का इंतजाम भी किया। उन्होंने विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित भी किया। जब सिस्टर निवेदिता 1909 में भारत लौटी तो उनके ज्यादातर सहयोगी जेल में थे। 13 अक्टूबर 1911 को 43 वर्ष की उम्र में दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता का निधन हो गया। दार्जिलिंग के विक्टोरिया फॉल्स में उनके स्मारक पर ये शब्द उत्कीर्ण हैं। यहाँ सिस्टर निवेदिता विराजमान हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। निवेदिता नामे ए जगत जाने भारत भूतल हिमाचल। अब बात स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय के पराक्रम की। उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 29 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी से समाज विज्ञान में डिप्लोमा करने के बाद वे भारत आ गईं। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीतिक संपर्क बना रही थीं। कमला देवी 1936 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थीं, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग 1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा मां के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। शहरे आरज़ू मेरा हुए थे आके यही खैमाजन वो दीवाने उठी थी सुन के जो आवाज़ें रहबरानी वतन। औपनिवेशिक शासन के द्वारा या उसके समर्थन से संचालित सभी शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश समर्थक प्रवृत्ति का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जामिया इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी।
जाने माने स्वाधीनता सेनानी और मुस्लिम धर्म विज्ञानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उसी दिन संस्थापक समिति ने दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक की। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को जामिया का पहला चांसलर चुना गया। मोहम्मद अली जौहर उसके पहले वाइस चांसलर बने। जामिया ने बारडोली प्रस्ताव में भागीदारी की और स्वयं सेवकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और देश भर में भेजा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही संस्थान के अनेक शिक्षकों और विद्यार्थियों को जेल भेज दिया। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत के खत्म होने की घोषणा की। इसी समय हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और बटदुल मजीद ख्वाजा ने 1925 में जामिया को अलीगढ़ से नई दिल्ली के करोल बाग लाने के गांधी जी के सुझाव का समर्थन किया। गांधी जी ने ये कहते हुए जामिया का नैतिक साहस बढ़ाया था कि जामिया को चलते रहना होगा। 1 मार्च 1935 को दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके के ओखला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई। 1936 में जामिया के सभी संस्थान नए परिसर में स्थानांतरित कर दिए गए। 1988 में संसद द्वारा बनाए गए विशेष अधिनियम के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आइए जानते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कैसे हुई। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग भारत भेजा। साइमन कमीशन के नाम से विख्यात इस आयोग को ये देखना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार कितना काम हो रहा है। लेकिन कमीशन के गठन को लेकर देश में व्यापक विरोध का वातावरण था। वजह थी उसमें किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना और इसलिए कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत काले झंडों से किया। कमीशन के खिलाफ पंजाब के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! वंदे मातरम! कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसका आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सहित लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब सुना जाके रहेगा। घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि लाठीचार्ज ने ही उनकी जान ले ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लाला लाजपत राय के निधन के ठीक महीने भर बाद क्रांतिकारियों ने भ्रमवश स्कॉट के बजाय सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना लाहौर के उसी नेशनल कॉलेज के पास हुई जिसकी स्थापना शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के अंग के रूप में 1920 के दशक के आरंभ में लाला लाजपत राय ने की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण और भगवती चरण वोहरा से मुलाकात की। उन सब ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आजादी का अमृत महोत्सव। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में